हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं। लीजिए आपके लिए आ गया इकोनॉमिक्स का प्री बोर्ड सैम्पल पेपर। दैट मीन्स आपके बोर्ड से पहले ये सैम्पल पेपर देखी जाइए, आपका बोर्ड बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली में जो झारखंड बोर्ड का पेपर होता है ना, वो 80 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स 20 मार्क्स रहता है, किसका रहता है, इंटरनल का। अब जो 80 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे मिलेंगे आपको, लेकिन इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। कितने आपको क्वेश्चन मिलेंगे 49, ठीक ना, सॉरी, आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर 59 क्वेश्चन मिलेंगे, जो डिवाइड होगा 40 + 19। 40 + 19 का मतलब क्या हुआ, 40 यहाँ पर आपको मिलेगा एमसीक्यूज, जो हर एक एमसीक्यूज 1 मार्क्स में मिलेगा, और 19 क्वेश्चन मिलेंगे आपके सब्जेक्टिव। लेकिन ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3। सबसे पहले आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे वेरी शॉर्ट। इसमें से आपको केवल और केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा 2 मार्क्स का, जिसको आपको आंसर देना है 1 वर्ड 1 लाइन में, बिल्कुल जितना है, शॉर्ट से शॉर्ट। उसके बाद आपको मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर भी आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है ओनली 5, और हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3 मार्क्स का होगा, और इसका आंसर देना है आपको 40 to 45 वर्ड्स में। नेक्स्ट आपको मिलेगा कितने क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको मिलेगा 3 क्वेश्चंस, सॉरी 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपको मिलेगा 4 क्वेश्चन। 4 में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन पर 5 मार्क्स का होगा, जिसके आंसर आपको लगभग 100 वर्ड्स के आसपास लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट पैटर्न है। आपको इसी पैटर्न में, इसका मतलब 19 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में होंगे, लेकिन 19 नहीं अटेम्प्ट करने हैं आपको, केवल और केवल इसमें 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और 5 क्वेश्चन जो है लेफ्ट करने हैं, और वो ऑप्शनल होता है, आपके फायदे की चीज़ है, ठीक है। ये तो हो गया पैटर्न की बात। चलिए अब मेन क्वेश्चन कौन सा आता है, किस टाइप से आता है, और इस बार क्वेश्चन पेपर में क्या आने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, उन क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की। 40 क्वेश्चन होंगे, 40 में से आपको 40 पूरे अटेम्प्ट करने हैं, और ये ऑप्शनल है, मतलब 4 ऑप्शन दे रखेंगे, इसमें से एक राइट होगा, सही टिक कर दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन आते हैं झारखंड बोर्ड में, बहुत हार्ड की बात नहीं, सभी प्रश्न अनिवार्य है। पहला, उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। गणनावाचक दृष्टिकोण मैंने क्लास में भी कई बार बताया, ये प्रोफेसर मार्शल के थ्रू दिया गया है, और इसी का दूसरा था गणनावाचक दृष्टिकोण के बाद जो दूसरा था, एक था आपका क्रमवाचक दृष्टिकोण। कौन सा, क्रमवाचक, और क्रमवाचक दृष्टिकोण देने वाले थे प्रोफेसर हिक्स एंड एलन, ठीक है, हिक्स एंड एलन, ये ध्यान में रखिए। गणनावाचक मार्शल और क्रमवाचक हिक्स एंड एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होते अल्पकाल में। इसका मतलब सभी साधन परिवर्तनशील कब होते हैं, ये होता है आपका दीर्घकाल में, ठीक है ना। राइट आंसर इज बी। देखिए जो रेड कलर में दे रखा है वो सारे राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है उदासीनता वक्र होता है। उदासीनता वक्र आपने कभी देखा है, उदासीनता वक्र इस तरह से बनता है। तो कैसा होता है, मूल बिंदु की उन्नति, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से आगे की ओर बढ़ता हुआ होता है, उसके उल्टा बढ़ता हुआ होता है, जिसको होता है उन्नतोद्धार। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पहले चाय का प्रयोग करते थे, अब कॉफ़ी का प्रयोग करने लगे, क्यों, क्योंकि कॉफ़ी की कीमत कम हो गई। तो ऐसी वस्तु का प्रयोग, जो इनका प्रयोग एक दूसरे की जगह किया जाता है, उसे हम बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। निम्न में से कौन सा उत्पत्ति के साधन है। उत्पत्ति के जो 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, तो ऐसे में उद्यमी तो दिया नहीं है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, एमआर को प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले तो एमआर समझिए। एमआर का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत आगम। तो सीमांत आगम का फार्मूला पूछ रहा है। सीमांत आगम का मतलब होता है कि बिक्री की अतिरिक्त इकाई में होने वाले परिवर्तन से कुल आगम में होने वाला परिवर्तन है। कि परिवर्तन की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट। डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। डेल्टा टी आर का मतलब होता है कुल आगम में परिवर्तन, और डेल्टा क्यू का मतलब होता है बिक्री की इकाइयों में परिवर्तन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है? एकाधिकार की विशेषता नहीं है। एकाधिकार का मतलब जहाँ पर एक ही विक्रेता होता है, एक ही प्रकार की वस्तुओं को बेचता है और कीमत विभेद पाया जाता है। तो हम क्या दे रखा है? एक क्रेता और अनेक विक्रेता। अभी तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्रेता का मतलब खरीदने वाला, विक्रेता का मतलब बेचने वाला। एकाधिकार में विक्रेता एक होता है, क्रेता अनेक होते हैं। दैट मीन्स पहला ऑप्शन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, मांग वक्र की ढाल होती है कैसी? मांग वक्र आपको पता है ना कैसा होता है? ये है मांग वक्र। जो भी क्वेश्चन होता है ना, एक प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश। ये मांग वक्र होता है। कैसा हो रहा है? ऊपर से नीचे गिरता हुआ। अब देखिए कैसा होता है, जब प्राइस इतना है, क्वांटिटी इतना है, प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी, यानी कि एक का कम होना दूसरे का प्लस होता है, यानी कि प्लस माइनस माइनस ऋणात्मक संबंध हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, इसमें से केंद्रीय समस्या कौन सी? साधनों का आवंटन होता है, आर्थिक विकास, साधनों का कुशलतम समस्या। तो इसमें केंद्रीय समस्या क्या है? इसमें सारी की सारी केंद्रीय समस्या है, ठीक ना। साधनों के आवंटन से लेकर आर्थिक विकास, साधनों की कुशलतम उपयोगिता से लेके, दैट इज उपरोक्त सभी राइट आंसर है। निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं की बात करते हैं। वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, तीनों की तीनों जो है उसकी शाखा है। ऐसे में उपरोक्त सभी राइट आंसर है। पूर्ति बेरोजगार होती है कब? पूर्ति बेरोजगार होने का मतलब होता है ऐसी कौन सी स्थिति जिसमें कीमत में परिवर्तन होने के बावजूद पूर्ति में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है, उसको बोलते हैं अति अल्पकाल में, ठीक है ना, अति अल्पकाल की स्थिति में, दैट इज एयर। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि, श्रम, मुद्रा, पूंजी। दैट इज उत्पत्ति का साधन मुद्रा नहीं है, ठीक है ना। मुद्रा केवल एक माध्यम होता है, साधन नहीं हो सकता। माइक्रोज किस शब्द का शब्द है? माइक्रोज किस भाषा का शब्द है? तो माइक्रोज ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखिए, ग्रीक भाषा। क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? दैट इज चुनाव की समस्या। आर्थिक समस्या मूलतः कि चुनाव की समस्या से ही सब कुछ पूरी समस्या उत्पन्न होती है। उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? उपयोगिता की विशेषता की बात करते हैं। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, बिल्कुल सही। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, ये भी सही है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, ये भी सही है। दैट इज राइट आंसर इज डी। देखिए, झारखंड बोर्ड के और भी सॉल्यूशन पाना है तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा, मेरे वीडियो को शेयर करना होगा उन लोगों के लिए जो झारखंड बोर्ड से जुड़े हुए हैं, ताकि फ़ायदा उनको भी हो, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, डेली की लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए रात के 8 बजे, ताकि आपको अकाउंट और इकोनॉमिक्स का भरपूर फ़ायदा मिल सके, एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। उपयोगिता को मापा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है। तो देखिए, उपयोगिता को वैसे तो नहीं मापा सकता, लेकिन प्रोफेसर मार्शल ने गणनावाचक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने ये कहा कि किसी वस्तु की उपयोगिता को उसके मौद्रिक माप के रूप में मापा जा सकता है। तो इनमें राइट कौन सा है? मुद्रा के द्वारा, कि मौद्रिक मान, दैट इज मुद्रा, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन गोसेन का दूसरा नियम है? गोसेन ने 2 नियम निकाला था। एक था आपका घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसे गोसेन का पहला नियम कहते हैं, और दूसरा नियम है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, जब एक्स वस्तु की परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तो यह मांग कैसी होती है? ठीक है ना। जब एक वस्तु की मांग के कारण, कीमत के कारण दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार की मांग को हम क्या बोलते हैं? तिरछी मांग बोलते हैं, मतलब एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ना। क्वेश्चन नंबर 19, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? उत्पादन फलन में उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच में संबंध बताया जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? मौद्रिक लागत के 3 भाग होते हैं, सामान्य लाभ, व्यक्त लागतें, अव्यक्त लागतें। दैट मीन्स तीनों ही जब सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? आय एवं रोजगार के सिद्धांत का, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का, व्यापक चक्र के सिद्धांत का। दैट मीन्स तीनों ही सही है, दैट ऑप्शन नंबर डी। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि क्या कहलाती है? अगर पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है तो उसे हम पूंजी निर्माण कहते हैं, जैसे फर्नीचर परचेज कर लिया जाना,
ठीक है ना, लैंड परचेज कर लेना, मशीनरी को बढ़ाना, ये सब का पूंजी निर्माण की कैटेगरी में आता है। पूंजी निर्माण को हम निश्चित शब्दों में जो है निवेश भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। प्रवाह के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? प्रवाह जो एक समय अवधि के अंतर्गत क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, चलायमान रहता है, उसे हम प्रवाह कहते हैं। दैट इज उपभोग, आय, निवेश, ये सब एक समय से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जब समय से जुड़ा होता है तो उसे हम प्रवाह कहते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित होता है? कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, यातायात। खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, यातायात, ठीक है ना। जो उद्योग होता है बेसिकली वो सब आपके सेकेंडरी सेक्टर में आता है, प्रोडक्टिव एरिया में खुदरा व्यापार, यातायात ये टर्सरी में आता है। तो कृषि जो है वो प्राथमिक में आता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एनएनपी निम्न में से किसका बराबर होता है? एनएनपी किसके बराबर होता है? एनएनपी मतलब ये होता है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये तब प्राप्त किया जाता है जब जीएनपी में से हम घिसावट यानी कि मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। राष्ट्रीय आय में निम्न में से कौन शामिल होता है? लगान मजदूरी, लगान वेतन, लगान लाभ, ये सब सही है, लेकिन लास्ट वाला बेस्ट है क्योंकि इसमें सब कुछ है, लगान, लाभ, वेतन, ब्याज, लाभ, ठीक है ना, ये सब सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। यहाँ पर लाभ 2 बार लिख किया है, सॉरी फॉर दिस, लाभ 1 ही बार होना चाहिए था। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों ही शामिल होता है। ऑब्वियसली इसमें कोई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय आय की गणना में, गणना नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है, ये है गणना। राष्ट्रीय आय की गणना में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? किसे नहीं किया जाता है? पुरानी वस्तु की क्रय विक्रय को नहीं किया जाता है, मध्यवर्ती मूल्य को नहीं किया जाता। नहीं, ऑप्शन ए और बी दोनों। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस क्वेश्चन को रट लीजिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके। क्वेश्चन नंबर 30, कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ स्थापित होगा? उस स्तर पर जहाँ पर कुल मांग और कुल पूर्ति आपस में बराबर होती है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ये होता है संतुलन स्तर, जहाँ पर कुल मांग और कुल पूर्ति आपस में क्या हो? बराबर हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, कीन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है? अर्थव्यवस्था के न्यून मांग एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर जितनी मांग होनी चाहिए उससे मांग कम होती है, जिसको बोलते हैं अपूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति। क्योंकि पूर्ण रोजगार तो होगा नहीं, उससे पहले ही संतुलन निर्धारित हो जाता है। दैट इज अपूर्ण रोजगार संतुलन बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 32, पंजाब नेशनल बैंक निम्न में से क्या है? व्यापारिक बैंक है बाबू, ध्यान में रखिएगा। 33, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, घटाएंगे, स्थिर रखेंगे? तो ध्यान में रखिएगा, साख मुद्रा का विस्तार करना है तो मुद्रा पूर्ति को बढ़ाना होगा, और मुद्रा पूर्ति तभी बढ़ेगी जब ब्याज की दर कम होगी, और ब्याज की दर को कम करना यहाँ पर कहता है के लिए गवर्नमेंट को, केंद्रीय बैंक को नगद कोष अनुपात को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। दैट इज राइट, ऑप्शन इज ए। निम्न में से किस वर्ष भारत में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ये क्वेश्चन भी रटना है, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है। 1969 में भारत के व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? मुद्रा पूर्ति का नियम देश की केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती है, ठीक है। प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है। प्राथमिक घाटे को कैसे व्यक्त करेंगे? ऑप्शन है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को माइनस कर दिया जाता है तो बचता है, उसे बोलते हैं प्राथमिक घाटा। निम्न में से कौन एक कर प्राप्ति, नहीं कर प्राप्ति मतलब कर से प्राप्त, इसके अलावा कौन सा जो कर प्राप्ति नहीं, आयकर, निगम, सब में कर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, लेकिन फीस जो होता है ना, कर के अलावा दूसरे सोर्स से मिलता है। निम्न में से असंतुलित बजट कौन सा? अतिरेक बजट, घाटे का बजट, दोनों ही असंतुलित बजट होता है। ऐसे ऑप्शन ए और बी दोनों ही इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 39, जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती चली जाती है उसे क्या कहते हैं? अगर आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है तो कर टैक्स जो होता है कम होता चला जाता, कम तो नहीं होता लेकिन इनकम के हिसाब से कम लगने लगता है, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं प्रतिगामी कर प्रणाली, इंग्लिश में बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित होती है? तो भुगतान शेष के अंतर्गत दृश्य मदें, अदृश्य मदें, एक
पूंजीगत अंतरण, पूंजी अंतरण, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये आपके हो गए 40 MCQ। अब हम बात करेंगे सब्जेक्टिव की बात, जिसमें सबसे पहला शुरू होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे 7, लेकिन 7 में से आपको अटेम्प्ट करने हैं ओनली 5। ध्यान में रखिएगा, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, उतना लिखना है जितना जरूरी हो, फालतू का आपको नहीं लिखना है यहाँ पर। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में होता है? तो ऑब्वियसली व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन अर्थशास्त्र की व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है, और जब सामूहिक इकाई की बात करते हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र में होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सीमांत प्रतिस्थापक की दर किसे इंग्लिश में बोलते हैं? MRS। जिस दर पर कोई व्यक्ति एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के साथ बदलने के लिए तैयार हो जाता है, उस दर को सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अवसर लागत हर बार क्वेश्चन में आता है, आपको इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना होगा, दिमाग में बैठा के रखना होगा। आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। इससे ही वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, FAD खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? और इसका प्रतिपादन किया था अमर्त्य सेन ने। नोबेल प्राप्त भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 5, उपभोग वस्तु को परिभाषित कीजिए। जिस वस्तु का अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है उसे उपभोग वस्तु कहते हैं। हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं? हस्तांतरण भुगतान किसी व्यक्ति या संगठन को एक तरफा भुगतान है, जिसके बदले में कोई सामान या सेवाएं प्राप्त नहीं होती है, उसका आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल दान हो गया, पेंशन हो गया, ठीक है ना, सब्सिडीज़ हो गई, ये हस्तांतरण भुगतान होता है, क्योंकि इसके बदले में किसी प्रकार की कोई दूसरी चीज़ें प्राप्त नहीं की जाती है। 7वां क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति क्या है? आय में होने वाले परिवर्तन से उपभोग में होने वाले परिवर्तन का अनुपातिक संबंध सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक है, इसको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को शॉर्टकट में MPC के नाम से जानते हैं। ये हो गए 7, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने हैं ओनली 5, 2 को अटेम्प्ट मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर भी आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे और 7 में से अटेम्प्ट करने हैं ओनली 5। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि थोड़ा सा आपको पैराग्राफ नंबर बढ़ाना होगा, यानी कि 5 या 6 लाइन में लिखना होगा। ऑब्वियसली आपके शब्द 40 से 45 के बीच में होना चाहिए। तो कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, गिफिन विरोधाभास क्या है? गिफिन विरोधाभास का मतलब होता है, नॉर्मली क्या होता है, मांग के नियम में ये बताया जाता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है और वस्तु की कीमत कम होने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। लेकिन गिफिन वस्तु के अंतर्गत उल्टा होता है, यहाँ पर अगर वस्तु की कीमत घटती है इसकी मांग भी घट जाती है, यानी कि यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसलिए इसके गिफिन का विरोधाभास कहते हैं। बाकी आंसर आप देखिए यहाँ पर तुरंत, हर एक क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, अब उसको जो है अच्छे से लिखिए अपने लैंग्वेज में पढ़ने के बाद, ताकि आपको वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कॉफ़ी के मूल्य में कमी का चाय की मांग पर क्या प्रभाव है? देखिए, कॉफ़ी और चाय दोनों ही जो है स्थानापन्न वस्तु है, दोनों भी स्थानापन्न वस्तु के मतलब होता है यहाँ पर कॉफ़ी और एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग पर हमेशा ऋणात्मक संबंध होता है, क्योंकि दोनों का प्रयोग एक ही उद्देश्य के लिए। ऐसे में अगर कॉफ़ी की मूल्य में कमी आती है तो लोग कॉफ़ी नहीं पिएंगे, चाय नहीं पिएंगे ना, कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। ऐसे में है ना, अर्थात कॉफ़ी की मूल्य में कमी आने से चाय की मांग कम हो जाती है, क्योंकि इस समय चाय पीने वाले भी उपभोक्ता कॉफ़ी पीने लग जाते हैं। राइट है, आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड बोर्ड में ये टेबल फिल करना जरूर आता है 3 मार्क्स में, ध्यान रखिएगा, टेबल फिल करना आपको आना चाहिए। दिया हुआ है उत्पादन इकाई, ठीक है, और कुल लागत। अब आपको निकालना है औसत लागत और सीमांत लागत। कई बार मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह में बताया है, आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार किया है, उसका लिंक मैंने दे दिया है, उसको क्लिक कीजिए, सारे इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे पास दे रखा है उत्पादन की इकाई दैट इज क्यू, कुल लागत दे रखा है, हमें निकालना है औसत लागत और निकालना है सीमांत लागत।
औसत लागत निकालने का फार्मूला होता है यहाँ पर AC इक्वल टू TC डिवाइडेड बाई Q। तो 20 को 1 से डिवाइड करेंगे 20, 38 को 2 से डिवाइड करेंगे 19, 50 को 3 से डिवाइड करेंगे 16.67, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15, 72 को 5 से डिवाइड करेंगे 14.4 और 85 को 6 से डिवाइड करेंगे 14.16 आता चला जाएगा। नेक्स्ट है MC का फार्मूला होता है यहाँ पर MC इक्वल टू TCN माइनस 1, जिसमें जो भी हमारे पास TC गिवन है उससे ठीक उसके नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। 20 के ऊपर कुछ नहीं है, कुछ माइनस नहीं होगा, दैट इज 20। 38 के ऊपर 20 है, 38 में से 20 माइनस कर दीजिए 18, 50 में से 38 माइनस कर दीजिए 12, 60 में से 50 माइनस कीजिए 10, 72 में से 60 माइनस कीजिए 12 और 85 में से 72 माइनस कीजिए 13, आता चला जाएगा। ठीक है ना। डाउट होता है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सर इस क्वेश्चन में डाउट रह गया है। कोई भी क्वेश्चन हो जो डाउटफुल हो जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या संबंध है? अगर देखो बचत और उपभोग दोनों ही आय का भाग होती हैं, यानी कि दोनों का टोटल आय के बराबर होता है, ऐसे में दोनों का संबंध हमेशा एक के बराबर होगा। दैट मीन्स MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसका कारण यह है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC और आय में वृद्धि और उपभोग में वृद्धि के अनुपात को प्रकट करती है, जबकि सीमांत बचत प्रवृत्ति आय में वृद्धि और बचत में वृद्धि के अनुपात को प्रकट करती है। ऐसे में दोनों ही जगह आय समान है, इसलिए दोनों का टोटल हमेशा एक होना चाहिए, आय के बराबर होना चाहिए। अविस्फीतिक अंतराल क्या है? अविस्फीतिक अंतराल किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी भी कुल मांग यानी कि AD की आवश्यकता होती है, अगर उसकी मांग उससे क्या हो जाती है, यदि कुल मांग उससे कम हो, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, कुल मांग अधिक लिखा हुआ है, कुल मांग क्या हो, कम हो, यहाँ पर अधिक नहीं होगा कम होगा, यानी कि जितनी एक्चुअली में ज़रूरत होती है अर्थव्यवस्था को, अगर उसकी मांग एक्चुअली में कम होती है तो उस स्थिति को स्फीतिक अंतराल कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ग्राफ के थ्रू समझिए आप। ठीक है, ग्राफ में थोड़ा समझा दूँ। ये देखिए ग्राफ आपके सामने है, ये यहाँ पर क्या होता है ना, इस स्थिति में, इस ग्राफ की स्थिति में आपका यहाँ पर AS है, ये कुल पूर्ति को दर्शा रहा है, AD ये आवश्यक है, आवश्यक मतलब होता है इतना होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल डिमांड जो है यहाँ पर AD। अब देखिए नॉर्मली यहाँ होना चाहिए था, इसको बोलते हैं पूर्ण रोजगार, इस M पर हो जाएगा पूर्ण रोजगार, लेकिन जितना होना चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट उससे पहले बन जा रहा है, तो इसके बीच में जो गैप आ रहा है ना, E1 और E का जो गैप आ रहा है, इस गैप को अविस्फीतिक अंतराल बोलेंगे। मतलब इतनी चीज़ों की मांग कम है, जब मांग जितनी होनी चाहिए उससे कम होती है, ऐसे में चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है, दैट्स वाई रेट कम हो जाते हैं, मंदी आ जाने लगती है, जिसे हम अविस्फीतिक अंतराल के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रापूर्ति क्या है? इसके विभिन्न घटकों का उल्लेख कीजिए। मुद्रापूर्ति मतलब, मुद्रापूर्ति से तात्पर्य किसी समय विशेष पर एक देश में प्रचलित वैधानिक मुद्रा की कुल मात्रा से है। वैधानिक मुद्रा में देश के चलन में आए नोट व सिक्के शामिल होते हैं, यानी कि लोगों के पास वास्तव में जितनी मुद्रा है, चाहे उनका बैंक में हो, उनके जेब में हो, चाहे इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं, मुद्रापूर्ति करते हैं। मुद्रापूर्ति के RBI के अनुसार 4 प्रमुख भाग है। नंबर 1 M1 मुद्रा, जिसमें आती हैं 3 चीज़ें, जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास जनता के रखा हुआ मांग जमा है, और अन्य जमा जो RBI के पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का जमा होता है। M2 मुद्रा पर, M2 में M1 के तीनों शामिल होते हैं, साथ ही साथ डाकघर में जो बचत जमा शामिल होती है उसको शामिल किया जाता है। M3 मुद्रा माप, इसमें M1 के तीनों शामिल होते हैं, साथ ही साथ बैंकों की सावधि जमाएं भी इसमें, इसको बोलते हैं FD फिक्स डिपॉजिट शामिल होती हैं। और M4 सबसे बड़ी मुद्रा माप है, क्योंकि इसमें M3 मतलब M1 के तीनों और M3 का बैंकों FD, और इसके साथ साथ डाकघर में बचत, राष्ट्रीय बचत जमाओं को छोड़ के बाकी सभी चीज़ें जो डाकघर में जमा होती है उसको इंक्लूड कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के बीच क्या अंतर है? अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर में डिफरेंस पूछ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल सिंपल है, आपके सामने टेबल है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसा ही लिखना है आपको। 3 नंबर आपको 100% मिलेगा, आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा, यानी कि जैसा मैंने बताया वैसा लिखते हैं। तो प्रत्यक्ष कर क्या आता है, एक जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, व्यक्ति ही इन करों का भुगतान करता है। इन करों को ताला लिखा गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक होता है, हिंदी टाइपिंग में बहुत मिस्टेक होती है बेटा, ये टाला नहीं जा सकता। जबकि अप्रत्यक्ष कर जिस पर लगाया जाता है वो किसी और व्यक्ति पर टाल देता है,
ठीक है ना। इसका मतलब वो खुद नहीं देता है, कोई दूसरा देता है। प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील कर होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम वगैरह बढ़ती चली जाती है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स की जो है रेट होता है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर प्रगतिशील नहीं होते, ये प्रतिगामी होती है। प्रत्यक्ष कर अनिवार्य भुगतान होता है, अप्रत्यक्ष कर को टाला जा सकता है। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है जैसे आयकर, संपत्ति कर आदि, जबकि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है जैसे जीएसटी हो गया, सीमा शुल्क आदि, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये होगी हमारी कंप्लीट सारी। कौन सी क्वेश्चन होगी? शॉर्ट। अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पास 4 दिए होंगे, इसमें से एक छोड़ना है और 3 अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपको 5-5 नंबर मिलेगा और इसको लगभग 100 शब्दों के में लिखना होगा। लॉन्ग है, इस पर डायग्राम, टेबल जितना हो सके वो सबका यूज़ कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? मांग की तालिका व मांग की वक्र की सहायता से मांग के नियम को स्पष्ट कीजिए। मांग के नियम को बताना है। मांग का नियम किसने प्रतिपादित किया था, ये तो पता है ना, प्रोफेसर मार्शल ने। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मांग का नियम, ये नियम खरीद का पहला नियम कहलाता है। मांग व मूल्य के परस्पर संबंध के मांग के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। मांग का नियम बताता है कि ऊंची कीमत पर मांग कम और कम कीमत पर मांग बढ़ जाती है। मांग के अनुसार हमेशा वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है, जिसको हम इस फार्मूले के थ्रू दिखा सकते हैं। देखिए ये फार्मूला है यहाँ पर, ठीक है ना। पी अल्फा 1/Q, मतलब दोनों के बीच में P और Q का मतलब क्वांटिटी ऑफ डिमांड, P का मतलब होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है ना। इन दोनों के बीच के ऋणात्मक संबंध को व्यक्त करता है। जब ऋणात्मक संबंध होता है, देखिए टेबल में, जब वस्तु की कीमत 10 है तो डिमांड हो रही है 50। जैसे जैसे वस्तु की कीमत हमारी कम होती चली जा रही है, वैसी वैसी वस्तुओं की मात्रा क्या होती चली जा रही है? बढ़ती चली जाती है। तो ऐसी स्थिति को ऋणात्मक संबंध कहते हैं। जब इसको ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे हम, यहाँ पर देखिए तो डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई नजर आएगी। इसे बोलते हैं मांग वक्र का ऋणात्मक होना, मांग वक्र का ऋणात्मक ढलान होना, ठीक है ना। दैट मीन्स चित्र के अनुसार जैसे जैसे वस्तु की कीमत गिरती चली जाती है, वैसे वैसे वस्तु की मांग बढ़ती जाती है। इसी कारण मांग वक्र हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ये लाइन जरूर लिखिएगा लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति का विस्तार एवं पूर्ति का संकुचन को उपयुक्त रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। रेखा चित्र मतलब आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्ति के विस्तार की। अन्य बातें समान रहने, अन्य बातें मतलब पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो दूसरे कारक है कीमत को छोड़ के, तो अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति अधिक हो जाती है, इस बढ़ती हुई पूर्ति को पूर्ति का विस्तार कहा जाता है। इस पूर्ति के विस्तार को आप देखिए इस टेबल के थ्रू। वस्तु की कीमत 1 है तो मात्रा पूर्ति कितनी हो रही है? 10। वस्तु की कीमत बढ़ के 5 हो गई है, मात्रा कितनी हो रही है? 50। तो ऐसे में वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि होती है। उसके रिजल्ट से अब देखिए ग्राफ, पहले ग्राफ था ये वाला ए पॉइंट, अब ग्राफ कहाँ हो गया? 1 से बढ़ के बी हो गया, यानी कि इसको बोलते हैं पूर्ति का विस्तार। अपनी जगह से ये कहाँ हो रहा है? ऊपर की ओर संचलित हो रहा है। इसको विस्तार कहते हैं। पूर्ति वक्र परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन जो पॉइंट है, सिचुएशन है, वो बदल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसे पूर्ति वक्र संचलन का नाम दिया गया है। सेकेंड पॉइंट, पूर्ति का संकुचन। यहाँ पर भी सेम है। अगर अन्य बातें समान रहे और वस्तु की कीमत के घटने के फलस्वरूप वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है तो इस स्थिति को पूर्ति का संकुचन कहते हैं कि पूर्ति की मात्रा में कमी होती है। और इसको टेबल के थ्रू सर जाइए, वस्तु की कीमत 5 तो मात्रा हो रही है 50, लेकिन वस्तु की कीमत कम हो गई 1 हो गई तो मात्रा घट के 10 हो गई, यानी कि वस्तु की कीमत के घटने के साथ साथ वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी कमी होती है। देखिए पहले हमारी पूर्ति कहाँ थी? इस वाले पॉइंट में। अब कीमत कम हो गई, 1 में आ गई तो पूर्ति कहाँ हो रही है? यहाँ पर हो रही है। पूर्ति क्या हो गई? कम हो गई, तो इसी को बोलेंगे पूर्ति का संकुचन। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17, उत्पादक संतुलन से क्या अभिप्राय है? तालिका एवं रेखाचित्र की सहायता से कुल लागत एवं कुल आगम के संदर्भ में उत्पादक संतुलन की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले बात तो आप ये समझिए कि उत्पादक संतुलन का अर्थ क्या होता है। एक फर्म या उत्पादक उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वो अपने वर्तमान उत्पादन की मात्रा से संतुष्ट, उसको लगता है कि हम जितना प्रोडक्शन करें वो इनफ है। और ये तब इनफ होता है जब उत्पादन की कमी या वृद्धि करने से की कोई प्रवृत्ति उसके अंदर पाई नहीं जाती है। मतलब एक ऐसी स्थिति जब फर्म को अधिकतम लाभ होता है, उसकी हर हानियां न्यूनतम हो जाती है। दैट मीन्स जिस बिंदु पर कुल आय और कुल लागत में अंतर सबसे ज़्यादा होती हैं उस बिंदु पर उत्पादक संतुलित होता है, क्योंकि प्रत्येक उत्पादक चाहता है कि अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके। इसको हम इस फार्मूला के दो दर्शा सकते हैं कि कुल आय जैसे लाभ बराबर कुल आय, दैट इज कुल आगम, आल्सो नोन टोटल रेवेन्यू, माइनस कुल लागत,
ठीक है। आगम में से लागत को माइनस करने के बाद अब हर एक स्तर पे ये करेंगे, जहाँ पर भी लाभ का स्तर सबसे ज़्यादा होगा उस स्तर पर जो है उत्पादक संतुलन में होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म दी गई कीमत पर वस्तु की जितनी ही मात्रा उत्पादन कर सकती है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्त करता एवं केवल नियोजक होती है। ऐसे में पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र बाएं से दाएं ऊपर चढ़ती हुई होती है, जबकि उत्पादन की बढ़ने या लागत बढ़ती हुई होती है। ऐसे में ये है आपका कुल आगम वक्र टी आर जो होता है कुल आगम वक्र है, और वहीं पर टी सी जो है कुल लागत। तो कुल आगम तो नीचे से ऊपर बढ़ती हुई होती है हमेशा, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आगम भी स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जो वस्तु की उत्पादन की लागत होती है पहले तो वो कम होती है, यानी से पहले, लेकिन बाद में बढ़ती हुई थी। ऐसे में देखिए ये वाला पॉइंट के और एन वाला पॉइंट, यहाँ पर उत्पादक को सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, लाभ की प्राप्ति हो रही है इस वाले पॉइंट में। तो इस वाले पॉइंट के बाद दोनों में संविच्छेद बिंदु कौन सा हुआ, एम। ऐसे में यहाँ पर जो के और एन होता है ना, यही सबसे अधिकतम लाभ वाला बिंदु होता है, और इसी को हम जो है उत्पादक संतुलन की स्थिति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, न्यून मांग क्या है। न्यून मांग के उत्पादन, रोजगार और कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। न्यून मांग वह स्थिति है जिसमें सामूहिक मांग एवं पूर्ण रोज स्तर पर आवश्यक सामूहिक पूर्ति में कम होती है। ठीक है, इसमें बताया जाना है कि उत्पादन और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो न्यून मांग के कारण क्या है, सबसे पहले ये समझिए, क्योंकि न्यून मांग क्या समझ में आ गया, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक सामूहिक पूर्ति से क्या हो जाती है, कम होती है, यानी कि डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है। तो इसके इसलिए कारण होते हैं, इसके उत्पादन होने के कारण क्या है, सबसे नंबर 1, सरकार द्वारा करेंसी की पूर्ति करने अथवा बैंकों द्वारा साख निर्माण को घटा देने के कारण देश में कुल मुद्रा की पूर्ति हो जाती है। नंबर 2, बैंक दर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मांग में कमी आती है। नंबर 3, करों में वृद्धि के परिणामस्वरूप स्वायत्त आय और उपभोग मांग में कमी होती है, क्योंकि टैक्स बढ़ा दिया जाता है। सार्वजनिक मांग में कमी का होना, बचत प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण उपभोग मांग में कमी होना, और निर्यात की मात्रा में कमी होने से भी देश में न्यून मांग की स्थिति आ जाती है, क्योंकि डिमांड कम हो जाती है। न्यून मांग के प्रभाव क्या क्या होते हैं, उत्पादन पर प्रभाव। देखिए, न्यून मांग की स्थिति में न्यून मांग के कारण वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में कमी हो जाती है, क्योंकि मांग नहीं है तो उत्पादन क्यों होगा, उत्पादन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फैक्ट्रियाँ बंद होती चली जाती है। ऐसे में उत्पादन हमारा नेगेटिव हो जाता है और इसमें उत्पादक लागत बढ़ने लगती है, अंततः यही होता है, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन बंद हो जाता है। रोजगार पर प्रभाव की बात करें, मांग में कमी होने के कारण वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाता है, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती है, जिसका नतीजा ये है वहाँ पर काम करने वाले श्रमिकों को नौकरियों से निकाल दिया जाता है। एट द रिजल्ट बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कीमतों में पर प्रभाव। क्योंकि यहाँ पर मांग कम होती है, सप्लाई तो जितनी थी उतनी रहेगी। सप्लाई के कंपैरिजन में जब भी मांग में कमी होती है तो इस स्थिति में वस्तु की कीमतें, मजदूरी दर घटने लगती है। ठीक है, लोगों को जो वस्तुएं सस्ती रेट पे मिलने लगती है, लेकिन इसका नुकसान देश को ही एटलीस्ट होने लगता है। लास्ट क्वेश्चन है, बैंक की साख नियंत्रण की मौद्रिक नीतियों का उल्लेख कीजिए। मौद्रिक नीति मतलब देश में मुद्रा स्फीति और मुद्रा अपस्फीति को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय बैंक जो भी नीति अपनाती है, और इस नीति को 2 कैटेगरी में बांटा गया, परिमाणात्मक साख नियंत्रण और चयनात्मक साख नियंत्रण। तो सबसे पहले हम परिमाणात्मक साख नियंत्रण की बात करते हैं। इसके अंतर्गत कुछ नीतियाँ हैं, कुछ उपकरण है जिसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बैंक दर नीति। बैंक दर नीति वह नीति है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों को प्रथम श्रेणी के व्यापारिक बिलों की पुनः कटौती करती है और उन्हें ऋण देती है। तो साख का विस्तार करना है तो बैंक दर को घटा दिया जाता है, जबकि साख का नियंत्रण करना है कि मुद्रा पूर्ति को कम करना है तो बैंक दर को बढ़ा दिया जाता है। सेकंड, खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती हैं। अगर देश में साख नियंत्रण करना है, यानी कि मुद्रा पूर्ति को कम करना है, तो प्रतिभूतियों को वापस खरीद लिया जाता है। जबकि साख का नियंत्रण करना है, मुद्रा पूर्ति को कम करना है, तो देश में खुले बाजार के अंतर्गत प्रतिभूतियों का विक्रय कर दिया जाता है। नेक्स्ट, नगद कोष अनुपात CRR। देश के प्रत्येक व्यापारिक बैंक को, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर ये व्यापक दिया है, इसका नाम मतलब व्यापारिक होता है। देश के प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा रखना पड़ता है। उसे नगद कोष अनुपात कहते हैं। अगर देश में साख का विस्तार करना है तो नगद कोष अनुपात को कम करना पड़ता है, और साख का संकुचन या फिर नियंत्रण करने के लिए नगद कोष को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है सांविधिक तरलता अनुपात SLR। प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने कुल जमाव का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास ही तरल रूप में, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे कैश हो, रखना ही पड़ता है। और ऐसे में अगर साख का नियंत्रण करना है तो SLR को बढ़ा दिया जाता है, और अगर विस्तार करना है तो SLR को कम कर दिया जाता है। ये कुछ उपकरण है, ठीक है ना, केंद्रीय बैंक द्वारा उठाए जाते हैं। नेक्स्ट है चयनात्मक साख। ये इनडायरेक्टली किया जाता है, जैसे सीमांत आवश्यकताओं या मार्जिन में परिवर्तन। जब विशेष वस्तु के लिए साख का संकुचन करना हो, यानी कि उसकी डिमांड को बढ़ाना हो और कम करना हो, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक उसकी मार्जिन आवश्यकता को बढ़ा देती है। और उसके विपरीत अगर साख का विस्तार करना होता है, मार्जिन आवश्यकता को घटा दिया जाता है। नेक्स्ट, साख की राशनिंग। सरकार जो है देश में मुद्रास्फीति अपस्फीति को कम करने के लिए साख की राशनिंग कर सकती है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, विभिन्न बैंकों को दी जाने वाले ऋण में कमी किया जा सकता है। विभिन्न बैंकों को दी जाने वाली साख का कोटा को निश्चित किया जा सकता है। किसी विशेष बैंक को रुपया उधार देने से इनकार किया जा सकता है, या केंद्रीय बैंक द्वारा उद्योगों और व्यवसायी को दी जाने वाली साख की सीमा को निश्चित कर सकती है, जिससे साख को कंट्रोल किया जा सकता है। और नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्रवाई। जब व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के किसी भी आदेश को, किसी भी जो है गाइडेंस को फॉलो नहीं करती है, तो केंद्रीय बैंक जो है डायरेक्ट कार्रवाई कर सकती है, जिसके अंतर्गत दंड लगाना, मतलब आर्थिक दंड पेनल्टी लगाना, लाइसेंस को सस्पेंड करना या फिर रेस्ट्रिक्ट करना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब केंद्रीय बैंक के प्रमुख क्या है, उपकरण है, नीतियाँ, जिसके द्वारा देश में साख नियंत्रण को अपनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको उसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू एवरीवन, बाय। अच्छे से बोर्ड की प्रिपरेशन कीजिए और अपने डाउट्स को लगातार पूछते रहिए।